इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों का। हम आपको बताएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में आज क्यों हो रही है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बैठक और एक बार फिर कहां-कहां सड़कों पर उतरे हजारों किसान। लेकिन सबसे पहले बात अयोध्या पर आ रही एक सबसे बड़ी खबर से करते हैं। बदलने वाली है अयोध्या की सूरत, स्मार्ट अयोध्या के लिए तैयार है मोदी विजन। आज की सबसे बड़ी खबर, अब से 2 घंटे बाद अयोध्या और राम मंदिर पर एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या को विकसित करने का खाका बनाया गया है और उसके तहत कितना काम हो गया है और कितना बाकी है, ये सब आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जानेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सहित कुल 14 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर चर्चा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पिछले दिनों अयोध्या का दौरा किया था और मंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या के विकास कार्य का एक ब्यौरा तैयार किया था। उनकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच चुकी है और उस रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर अपने निर्देश देंगे। आज की वर्चुअल मीटिंग में दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज की बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह और अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह भी शामिल होंगे। इनके अलावा अयोध्या के विकास से जुड़े बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और पीएम को अयोध्या में अब तक हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट देंगे। अयोध्या में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड सिटी योजना विकसित की जानी है। 5,000 करोड़ रुपए में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है और ये दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से सरयू तट पर करीब 13 किलोमीटर में विकास का काम होना है और 2588 करोड़ में 65 किलोमीटर का रिंग रोड भी बनना है। 275 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन केंद्र बनेगा और 289 करोड़ रुपए से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग तैयार किया जाएगा। 363 करोड़ रुपए से राम मंदिर से जुड़े मार्गों को विकसित किया जाएगा और 237 करोड़ रुपए से मल्टीनेशनल पार्क विकसित किया जाएगा। अयोध्या के मास्टर प्लान के मुताबिक 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनाई जाएगी। अयोध्या के आसपास के 84 कोस के इलाके के विकास का एक खाका तैयार किया जा रहा है और राम मंदिर से लेकर सरयू घाट के सौंदर्यीकरण और भगवान राम की प्रतिमा तक की परियोजनाओं पर आज डिटेल चर्चा होगी और इस बात पर मंथन होगा कि आस्था और सनातन परंपरा के अनुसार अयोध्या को आध्यात्मिक केंद्र और वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में कैसे विकसित किया जाए। अयोध्या का मास्टर प्लान में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को अयोध्या में प्रवेश करते ही राम जन्मभूमि पहुंचने का एहसास हो। इसके लिए भी कई बड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। अयोध्या को वैदिक नगर के साथ साथ तीर्थ नगरी, हेरिटेज सिटी और सौर शहर यानी स्मार्ट अयोध्या के रूप में विकसित करने की योजना है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद रोज करीब 1 लाख भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए राम मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों को चौड़ा करने का काम जारी है। अयोध्या में राम मंदिर पर आधारित 6 प्रवेश द्वार बनाए जाने हैं। ये प्रवेश द्वार त्रेता युग का एहसास कराएंगे। जो एयरपोर्ट तैयार हो रहा है उस पर 72 विमानों का संचालन किया जा सकेगा और सरयू तट का विकास और पर्यटन सुविधा केंद्र भी विकसित करने की तैयारी हो रही है। तो आपको बता दें, आज की ये बैठक बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर चुके और साथ ही साथ जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है उसके जो प्रमुख हैं नृपेंद्र मिश्रा ने जाकर जायजा लिया था। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी कि किस तरह से कार्य चल रहा है, काम चल रहा है राम मंदिर का। और आज प्रधानमंत्री मोदी उस रिपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ जो इस काम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोशिश है कि जो
अयोध्या का राम मंदिर तैयार हो रहा है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे सर्वांगीण विकास होना चाहिए अयोध्या का, जिसमें अयोध्या में एयरपोर्ट तैयार होगा, पर्यटन क्षेत्र बनेंगे, एक हेरिटेज सिटी तैयार होगा, ताकि जो वहां पर पर्यटक आएंगे उन्हें ना सिर्फ राम मंदिर बल्कि उनके लिए और भी बहुत सारी चीजें हो जो अयोध्या में उनको मिले, जिसमें चाहे वो इतिहास हो, चाहे हमारे आध्यात्म हो, और साथ ही साथ आपको बताएं एक वैदिक विलेज भी तैयार किया जा रहा है जहां पर आयुर्वेद से लेकर हर चीज की यहाँ सुविधा होगी। तो कुल मिलाकर अयोध्या एक ऐसा मल्टीपर्पज एक शहर तैयार होगा जहां पर आधुनिकता के साथ साथ हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो साफ नजर आएंगी। बात करेंगे हम संवाददाता रुचि कुमार से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचि, प्रधानमंत्री मोदी के पास एक रिपोर्ट है जो निपेंद्र मिश्रा ने उनको सौंपी है, लेकिन इसके अलावा आज वो कौन सी रिपोर्ट है या जिसकी चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम मंत्री? देखिए, ऐसा है, अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है, क्योंकि अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो पूरी अयोध्या शहर को भी एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। ऐसी कल्पना है कि जिस तरह से जो ईसाई धर्म है उनका शहर वेटिकन से जाना जाता है और जो इस्लाम धर्म है वो मक्का मदीना से जाना जाता है, तो इसी तरह हिंदू धर्म के लिए अयोध्या को विकसित किया जाए कि हिंदू धर्म का नाम आए तो अयोध्या का नाम आए। तो उस तरह से एक बड़ी वैदिक सिटी यहाँ पर बनाई जा रही है और ये कल्पना है कि जब यहाँ श्रद्धालु आए, पर्यटक आए, तो उसको ऐसा लगे कलयुग आज है लेकिन त्रेता युग में भगवान राम की जैसी नगरी अयोध्या थी, उस तरह की अयोध्या उसको दिखाई दे। तो इसके लिए पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसमें ये सब बताया गया है कि अभी अयोध्या में क्या क्या काम चल रहा है, कैसे भगवान राम के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कैसे बस स्टेशन बन रहा है, कैसे रेलवे स्टेशन बन रहा है, कैसे सरयू के तट को सजाया जा रहा है, जितने घाट हैं उनको ठीक किया जा रहा है, या बाकी जो अयोध्या में केबल्स हैं अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं, कैसे सुंदर बनाया जा रहा है, आगे किस तरह का प्लान होगा, कैसा अयोध्या बनेगा, कैसे अयोध्या में द्वार बनेंगे, जो द्वार होंगे वो उसी डिज़ाइन के होंगे जैसा राम मंदिर बन रहा है, और हर द्वार के पास ये प्लानिंग है कि वहाँ पार्किंग बनाई जाए, धर्मशाला बनाई जाए। तो पूरा डिटेल्ड प्लान है जो आज यहाँ विजन डॉक्यूमेंट में रखा जाएगा। आप अयोध्या को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, लगातार आप वहाँ से रिपोर्टिंग करते आई हैं। एक बात तो यह है कि एक बहुत पुराना शहर है, तो ऐसे में पुराने शहर को नए रूप में ढालना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया? और दूसरी बात यह है कि जो टाइम बाउंड होते हैं प्रधानमंत्री मोदी, हर चीज टाइम से करते हैं, क्या वो टाइमलाइन ठीक तरीके से चल रहा है, उसमें कोई डिले तो नजर नहीं आ रहा? देखिए, ऐसा है क्योंकि कोविड आ गया तो बीच में थोड़ा सा काम में ज़रूर डिले हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको ज़्यादा काम करके उसको कवर कर दिया जाएगा। जैसे राम मंदिर 24 घंटे बन रहा है उसी तरह से अयोध्या को भी सजाया जाएगा। तो पुराना शहर है अयोध्या, तो उसका जो पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक आध्यात्मिक महत्व है, उसको रखा जाएगा, इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है। और उसके साथ पूरी सुविधाओं से ये शहर तैयार होगा। जो पुराना उसका लुक है, जो मंदिर है, जो पूरा परिक्रमा मार्ग है 84 कोसी, उसमें जो मंदिर पड़ रहे हैं उस पर कैसे फसाड लाइट पड़ेगी, सब पूरे प्लानिंग हो रही है। और पूरा एक अनुमान लगाया गया है कि अभी अयोध्या में करीब 2 करोड़ पर्यटक श्रद्धालु आते हैं साल में, और 2051 आते आते ये 10 करोड़ हो जाएंगे। बड़ा शहर बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, आध्यात्मिक धार्मिक नगरी होगी। तो जब इतने टूरिस्ट आएंगे, इतने श्रद्धालु आएंगे, तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये ध्यान में रखकर अयोध्या का विकास किया जा रहा है। जो दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि अयोध्या एक मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नया शहर जो तैयार किया जा रहा है, इतने लोग वहां पर आएंगे, तो सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ खास इंतजाम भी होंगे जो हो सकता है कि हम पहली बार देखें? जी हाँ, देखिए, जाहिर है कि जब इतना बड़ा वैसा शहर होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे, तो सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम अयोध्या में किए जाएंगे। जैसा कहा जा रहा है कि करीब 6 गेट्स होंगे जो एंट्री पॉइंट्स होंगे अयोध्या के लिए, तो वह हर गेट पे सिक्योरिटी बहुत कड़ी होगी। जो राम मंदिर है वहाँ तो सिक्योरिटी कड़ी है ही, और ज़्यादा उसको कड़ी की जाएगी जिससे किसी तरह की कोई घटना यहाँ पर ना हो, क्योंकि सबकी निगाहें अयोध्या पे होंगी। तो जाहिर है कि अयोध्या को एक पौराणिक शहर, धार्मिक शहर, वैदिक सिटी बनाया जा रहा है, तो साथ में एक सिक्योर्ड सिटी भी बनाने की तैयारी है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, आपने ये सारी चीजें हमें बताई। लेकिन हम आपको बता दें कि आगे प्रधानमंत्री मोदी जब इस मीटिंग से जुड़ेंगे तो हम आपके पास लगातार अपडेट के लिए आते रहेंगे रुचि।
तो अयोध्या पर वर्चुअल मीटिंग तो है और बीजेपी हेडक्वार्टर में आज चुनावी भी बैठक भी हो रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी यूपी में दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। आज फिर दिल्ली में मीटिंग होने वाली है और यूपी बीजेपी संगठन में फेरबदल और कुछ नए चेहरों को शामिल करने के बाद आज दूसरे राज्यों पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। यह बैठक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगी और मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो आज एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह, ये सभी तमाम बड़े नेता आज शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर मंथन होना है। माना यह भी जा रहा है कि आज की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई दौरे किए हैं और वहां के बड़े नेताओं का फीडबैक भी लिया है, इसलिए आज की मीटिंग में यूपी चुनाव पर ज्यादा फोकस रहने का अनुमान है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मीटिंग की थी। तो बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, ये जो बैठक होने जा रही है आज की, ये बैठक बाकी बैठकों से कितनी अलग है, क्योंकि जो नेता इसमें शामिल होंगे कई दौर की बातचीत कर भी चुके हैं और साथ ही साथ यूपी का भी दौरा कर चुके हैं। मुख्यतः ये बैठक संगठन और सरकार के जो बीच समन्वय का काम होता है, उस समन्वय को लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बैठक है और उसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और कई सारे केंद्रीय मंत्री भी आएंगे और ये अलग अलग सेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही साथ बैठक है। आज ये दिन भर बैठक होनी है और तकरीबन 10:30-11 बजे से लेकर शाम तक ये बैठक होगी और उसमें अलग अलग सेशन में अलग अलग राज्यों के हिसाब से चर्चा होगी। पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं खासतौर पर कोरोना काल में, उसमें पिछले सप्ताह जो चीजें तय की गई थी, इस सप्ताह में उसका क्या अपडेट रहा, आगे क्या कुछ किया जाना है, इन सारी चीजों को लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो फीडबैक सिस्टम और आगे क्या कुछ करना है, इन सारे मसलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद वहाँ पे मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करके आगे के कार्यक्रम जो होने हैं उन्हें अंतिम रूप देंगे। और कुल मिलाकर कोरोना काल में बीजेपी संगठन किस प्रकार से सक्रिय दिखे और आगे क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें संगठन की सक्रियता कैसी रहनी चाहिए, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लोगों को राहत देने का काम चल रहा है, इन सारी चीजों में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में संगठन किस प्रकार से सक्रिय सहयोग कर सकता है, इन सारे मसलों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी। देवेंद्र, इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह जिनका दौरा शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या उसके लिए भी खाका तैयार होगा कि क्या मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से जगह रहेंगे जहां पर जाएंगे हमारे बड़े नेता? और ये 15 जुलाई के बाद ये बैठक होनी है और वो कार्यक्रम हो रहा है 15 जुलाई के बाद। उस बात को लेकर ऑलरेडी पार्टी में मंथन चल रहा है और आप देखें तो जैसे आज की जो बैठक है, फिर अगले वीकेंड पे भी इस तरह की आप बैठक देखेंगे और एक सीरीज ऑफ मीटिंग आप ऐसा देखेंगे। कम से कम 8 से 10 वीकेंड ऐसे होंगे जब शनिवार या रविवार को इस तरह की बैठकें होंगी बीजेपी में और उसका मुख्य मकसद ही यही है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, कि सरकार के जो कार्यक्रम हैं जनता तक उसका कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके और सरकार क्या कुछ कर रही है उसको जनता से कैसे लाभान्वित किया जा सके और ताकि आगे चुनाव में जाहिर तौर पर जब अगर आप उतने तरीके से ग्राउंड पे काम करेंगे तो चुनाव में इसका फायदा होता है। तो इस सारे मकसद से ये बैठकें की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र। और बीजेपी चुनावी मंथन करेगी तो किसान सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसान सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे और किसान आज देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। इस मिशन के तहत आज किसान देश के सभी राज्यों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे। और इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के कृषि कानूनों को रद्द कराने और MSP की कानूनी गारंटी दिए जाने को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी थी। किसानों के आंदोलन की वजह से आज एक बार फिर से दिल्ली समेत कई शहरों में लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर 12 बजे दिल्ली में किसान LG से मिलेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। पिछली बार हुए हंगामे की वजह से सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली मेट्रो ने आज 4 घंटे के लिए 3 स्टेशन बंद रखने का फैसला रखा है और सिविल लाइंस, विश्वविद्यालय, विधानसभा मेट्रो स्टेशन को सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रखा जाएगा। किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर कई तरह की आशंका है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने भरोसा जताया कि आज प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। आंदोलन कर रहे किसानों से कृषि मंत्री ने अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की है। रैली निकलेगी, प्रदर्शन होगा, पैदल मार्च होगा और वहाँ पे ज्ञापन दिए जाएंगे। ज्ञापन अपना जो डिमांड नोट है वो देंगे कि वो राष्ट्रपति के पास पहुँचे। तो ये प्रोटेस्ट तरीके से होगा? हाँ, नहीं, अपनी बात तो कहेंगे जब लोग जाएंगे तो अपनी बात तो कहेंगे। तो कैसे जा रहे हैं? ट्रैक्टर? नहीं, ट्रैक्टर से नहीं, वो वैसे ही जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं।
भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए भी तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में लिखा है कि 7 महीने से भारत सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए लोकतंत्र की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ाई हैं। पिछले 7 महीने में हमने जो कुछ देखा है वो हमें आज से 46 साल पहले लादी गई इमरजेंसी की याद दिलाता है। देश हमें अन्नदाता कहता है और पिछले 74 साल में हमने अपनी इस जिम्मेवारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना महामारी के दौरान जब देश की बाकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी तब भी हमने अपनी जान की परवाह किए बिना रिकॉर्ड उत्पादन किया, खाद्यान्न के भंडार खाली नहीं होने दिए। राजधानी में अपनी आवाज सुनने के लिए आ रही उसी अन्नदाता का स्वागत करने के लिए इस सरकार ने हमारे रास्ते में पत्थर लगा दिए। बात करेंगे संवाददाता जतिन शर्मा से। जतिन, जो हमने देखा कि राकेश टिकैत है, उनका यह कहना है कि किसान कैसे जाएंगे, जब पूछा गया तो उनका कहना है कि वैसे ही जाएंगे, जबकि हम देख रहे हैं लगातार ट्रैक्टर के साथ इतने किसान पहुंच रहे हैं। आखिरकार क्या एजेंडा है, किस तरह से लोग अपने इस मार्च को करने जा रहे हैं? जी देखिए अमित, सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पे 11 बजे का समय तय किया गया है। दिल्ली प्रदेश की जो कमेटी है कि भारतीय किसान यूनियन की, यदुवीर सिंह की अगुवाई में ये सिविल लाइंस में इकट्ठे होंगे। उसके बाद वहाँ से पैदल मार्च राजभवन की तरफ निकाला जाएगा। 2 दिन से ही किसान क्रांति यात्रा के नाम से एक मार्च निकाला गया जो कि सहारनपुर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर कल शाम को पहुंचा है और ये जताने की कोशिश की गई है कि किसान बड़ी संख्या में अभी भी इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं और गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। आज क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी, राजभवन की तरफ आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है, किस तरीके से पूरा मार्च निकाला जाएगा? हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं उनकी सभी राजधानियों में हमारे लोग जाकर के महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना रोष पत्र सौंपेंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि किसान 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है और सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। राष्ट्रपति जी संज्ञान लें और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को निर्देशित करें। लेकिन कृषि मंत्री तो ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है, आपकी कोई समस्या है तो आप सामने आइए, उनसे बात कीजिए, हल निकाला जाएगा। अब कृषि मंत्री जी 11 दौर की वार्ता के बाद 12 संशोधन को तैयार हो गए। तब भी उनको पता नहीं कृषि मंत्री को कि किसानों की समस्या क्या है। तो वो कह रहे हमको बताइए। हम तो बैठे ही बताने के लिए, हम घर छोड़ करके तुम्हारे दरवाजे बैठे। किसी के दरवाजे पे कोई पहुंच जाओ, घर के अंदर बैठा आदमी बोले तो एक बार हमें बताए तो जाए। देख सकते हैं कि वही चीजें नजर आ रही हैं, वही बातें सामने आ रही हैं जो लगातार हम कई महीनों से सुनते आ रहे हैं कि सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक बार फिर से वही बातें कही जा रही किसानों की ओर से। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज जो भी मार्च निकाले शांतिपूर्ण रहे। लश्कर के आतंकी ने कहा किया सरेंडर, एक ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियान में लश्कर के एक आतंकी ने सरेंडर किया है। शोपियान के हाजीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और रिहायशी इलाके में छिपे 2 आतंकियों ने सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया और आतंकी के दूसरे साथी को सेना ने चैलेंज किया, जिंदा रहने का आखिरी मौका दिया और सरेंडर करने के लिए कहा। मुठभेड़ में मारे जाने के डर से लश्कर के आतंकी ने सरेंडर किया। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जो भी समझना अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो ये वो तस्वीर जो बताती है कि सेना भले ही अपने काम को करती हो, लेकिन हमेशा जो आतंकी होते हैं उनको भी एक मौका देती है जिंदा रहने के लिए, सरेंडर करने के लिए। देश के कितने राज्यों में डेल्टा प्लस का खौफ है, एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।